अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 7 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। आज के दिन का ये पहला व्लॉग है और ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का होने लगा है। उमूमी तौर के ऊपर आप न्यूज़ अपडेट्स, ब्रेकिंग स्टोरीज या इंसाइडर्स ढूंढने के लिए मेरा व्लॉग ट्यून इन करते हैं। कभी कभार पॉलिटिकल एनालिसिस भी हो जाता है। अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश होती है एक अच्छी स्टोरी आपके पास लाई जाए। अब मामला यह है कि मुतअद्दिद लोग हर व्लॉग के नीचे एक ही कमेंट करते हैं कि असल में फैसला कौन लेगा, कब होगा, खान साहब बाहर कैसे आएंगे। अब मैंने आज के इस व्लॉग को जरा डिफरेंट अंदाज से ट्यून इन करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऐसा था जो करना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ, क्या ऐसा है जो हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, और क्या ऐसा है जो होने लगा है और उसका फैसला खान साहब ले चुके हैं। ये ओवरऑल एक पैटर्न रहेगा पूरे व्लॉग का। आपने इसको बगौर देखना है। ज़रा पॉलिटिकल एनालिसिस है, कुछ मेरी एप्रीहेंशंस हैं, कुछ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मेरे व्यूज़ हैं, कुछ मेरे पास इंसाइडर हैं। उन सबको मिलाकर ये व्लॉग मैं करने लगा हूँ। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से होता है। बड़ा फैसला जो कैदी नंबर 804 ने किया है ना, वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो क्या फैसला है। इसलिए आपने ट्यून इन रहना है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या बाकी अपने तरीके से एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन यही है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं बचता है। सबसे पहले इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे हिसाब से 5 सेक्टर्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा है मरकजी क़यादत ने, और ये उनका उसूली तौर के ऊपर मौक़िफ़ के साथ साथ पैटर्न या डायरेक्शन का हिस्सा होना चाहिए था कि वो ये करते। नंबर 1, पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर सबसे ज्यादा जो सेंटिमेंट प्रिवेल करता है ना, वो है रिलीजियस सेंटिमेंट। और किसी भी बड़ी मजहबी जमात को सवाए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इसके अलावा किसी भी बड़ी मजहबी जमात को इंगेज करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम रही है। मरकजी क़यादत की बात कर रहा हूं मैं, मरकजी क़यादत, जिनसे ये तवक्को होनी चाहिए थी कि वो ये करते। खान साहब ने तो सबका कहा ना कि ये करे, तो उसमें आप मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज नहीं कर पाए। हालांकि उनसे निकलता कुछ नहीं, लेकिन इंगेजमेंट बड़ी चीज होती है। दूसरा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का पूरा एक बैकग्राउंड है, उनकी एक पूरी एक फॉलोइंग है, उसको नहीं आप इंगेज कर पाए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की एक प्रॉपर फॉलोइंग है, उसको आप नहीं इंगेज कर पाए। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसी मकतबा फिक्र से हैं जहां से मौलाना तारिक जमील साहब हैं, लेकिन उसको भी आप प्रॉपर इंगेज नहीं कर पाए। हत्ता के जो आजकल के मॉडर्न मौलवी थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उसको नहीं इंगेज कर पाए। तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है। साद रिजवी साहब को नहीं इंगेज कर पाए। एक रिलीजियस सेंटिमेंट है, उस रिलीजियस सेंटिमेंट की एक प्रॉपर फॉलोइंग है। आपका ये पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा होता है। आप जब भी देखेंगे बड़े बड़े जोमा बैठते हैं तो उसमें आपको 4, 5, 6 स्कॉलर्स रिलीजन के नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी नब्ज कहाँ कहाँ तक जाती है। उसको आपने इंगेज नहीं किया। ये आपकी पहली बड़ी नाकामी थी, जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर मूव लीड नहीं कर पाए। पहला सेक्टर। दूसरा सेक्टर, इंटरनेशनल यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ा काम दिखाया, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे लंदन के अंदर हो। जुल्फी बुखारी साहिब, जमाइमा खान साहिबा, फिर रिचर्ड ग्रैनल के साथ मुलाकातें, सलमान खान कासिम खान की, जो विल्सन का बिल लाना, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी मूव थी। लेकिन इसमें भी डेंट उस वक्त पड़ा जब अमेरिका के अंदर ओवरसीज चैप्टर में खुद आपके अपने मरकजी क़यादत के रहनुमा जो हैं वो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट में दरार बनकर सामने आए। जैसे आतिफ खान साहब का मुबैना तौर के ऊपर नाम आया और बहुत सारे लोगों का नाम आया। तो जहां अच्छे काम हो रहे थे वहां वो जो मोमेंटम डेवलप होना चाहिए था नतीजा खेज, वो मोमेंटम डेवलप ना हो सका। अच्छा, एक तो रिलीजियस, दूसरा फिर इंटरनेशनल पावर, तीसरा सेक्टर है आपका पॉलिटिकल डायलॉग। खान साहब ने मना किया था ना कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, या शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या
बाकियों के साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग का मना नहीं किया था। पॉलिटिकल डायलॉग लाजमी नहीं कि इन 4 5 6 8 सियासतदानों के साथ हो भाई, और भी छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आप एंगेज कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, उस पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर आपको जर्नलिस्ट को भी एंगेज करना था। मरकजी क़यादत की मैं बात कर रहा हूं, नहीं कर सके। मरकजी क़यादत ने बिल्कुल नहीं किया। वो जो प्रो राइट खड़े थे उनको पीछे पलट के नहीं पूछा, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जर्नलिस्ट। और वो जो एंटी थे तो वैसे ही एंटाई होते रहे, उल्टा उनके साथ हम एंगेज कर रहे थे। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर तनकीद ऐसे जर्नलिस्ट की तरफ से हो रही थी जो सच को सच दिखाते हैं, आपने उनको एंगेज नहीं किया। ना जर्नलिस्ट को एंगेज किया, ना पॉलिटिकल डायलॉग को प्रोसेस का हिस्सा बनाया। ना करते आप इमरान खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक आप चलते, उनकी हुक्मदुली ना करते, और ना मिलते आप इन 4 5 बड़े पॉलिटिकल नामों से जिन्होंने मैंडेट के ऊपर कब्जा कर रखा है। बाकी जमातों को तो एंगेज किया जा सकता था, हत्ता कि आप जमात इस्लामी को तक को एंगेज नहीं कर पाए। ये एक प्रॉब्लम है जो मरकजी क़यादत, बल्कि आपने किया ही कुछ नहीं। मरकजी क़यादत की मैं बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब अकेला जेल के अंदर बैठकर सब कुछ कर रहा है, वो हिदायत दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। पॉलिटिकल डायलॉग तो दूर की बात, आप आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म कर पाए। यानी शेर अफजल मरवत की अलीमा खान साहिबा से लड़ाई खत्म होके ही नहीं दे रही। और फिर 2-3 और इसी तरह के नाम हैं जिन्होंने अपनी एक अलग मस्जिद बना रखी है। फिर मशाल यूसुफजई का जो कमेंट अभी हाल ही में हमने देखा अलीमा खान साहिबा के ऊपर, उनके बच्चों के जमानत पर रिहा होने के ऊपर, उसने एक और डिबेट छेड़ दी। तो ये जो आपका इंटरनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल पार्टी डिस्प्यूट है, इसको आप कैसे खत्म करते? आपने तो बाहर बैठकर डायलॉग्स करने थे, आप अंदर बैठकर अपनी चीजें नहीं सेटल कर पाए। फिर मैनेजमेंट होती है, उसमें आप थिंक टैंक बनाते हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं, वो आप नहीं कर पाए। आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, आप सबको पता है कि मैनेज हो चुका है, बहुत हद तक मैनेज हो चुका है। आपको एटलीस्ट अपने एंड के ऊपर मैनेजमेंट स्किल्स तो आने चाहिए थे कि मैनेज कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है। उसका सबको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर हदफ तनकीद तो नहीं। सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं मरकजी क़यादत की बात कर रहा हूं। मरकजी क़यादत को अपनी चीजों को ऐसे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए था जैसे होनी चाहिए थी। ये वो फ्लॉज है। फिर जो बैड गवर्नेंस थी, इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार की, चाहे वो फेडरेशन के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो, आप उस बैड गवर्नेंस को कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए, सिवाय सोशल मीडिया के, और किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये चीजें जो थी वो बहुत बड़ा नेगेटिव बनकर उभरी हैं। अब एक अकेला इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा है, वो वहां से ऑर्डर ही कर सकता है। बाकी जो आप लोगों ने कर डाला, मतलब हद होती है कि अलीमा खान साहिबा को अंडा पड़ गया और आप अगले 24 घंटे तक एक अच्छी सी एक FIR कराने में नाकाम रहे। और नहीं तो कम से कम आप KPK के अंदर करा सकते थे, पेशावर के अंदर करा सकते थे। कोई बड़ी पॉलिटिकल फिगर ने उसके ऊपर स्टेटमेंट तक नहीं दिया, बाद में आकर सारे स्टेटमेंट देते रहे। तो ये एक प्रॉब्लम था जो हम देखते रहे हैं। और ये लॉयर्स ने बड़े बेनिफिट्स उठाए होंगे पॉलिटिकल पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उनकी इंगेजमेंट नहीं कर पाए, उनके साथ उठ बैठ नहीं पाए, उनकी सिचुएशंस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लॉ एंड जस्टिस के मामले के ऊपर उनको नहीं मिला पाए। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब लोग ये सवाल करते हैं खान साहब कैसे बाहर आएंगे। मैं आपको बड़ा क्लियर हूं, आई एम वेरी मच क्लियर हेडेड ऑन दिस पॉइंट दैट इमरान खान साहब विल बी रिलीज्ड। सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो आएगा, जब भी आएगा डंके की चोट पे आएगा, ये तो मैं 100% कन्विंस्ड हूं। कितना भी 2 नंबरी क्यों ना हो जाए, एक इंसान का पैगाम है कि अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून प्रिवेल करता है, अल्लाह का कानून, अल्लाह का मंसूबा प्रिवेल करता है। वक्त आने के साथ साथ आपके गर्दन के ऊपर हैमर करता है, तलवार बनकर लटकता है। किसी को नजर नहीं आ रहा होता लेकिन आता है। बड़े बड़े फिरौन, हामान, शद्दाद, बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया से आई और रुखसत हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ कितना बड़ा नाम था, तबाह बर्बाद हो गया। सारी चीजें हमने देखा। फिर उसी तरह से सिकंदर आजम कितना बड़ा नाम था, दोनों हाथ खाली लेकर लौटा। तो ये आप भूल जाएं कि वक्त सदा सा एक रहता है, अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा भी गुजर जाता है। अब कहां से ये मूवमेंट जो है वो सुपर ओवर के अंदर दाखिल होगी? वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल सिनेरियो की, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ यानी जमाइमा खान साहिबा अपने बेटों के हमरा
इंटरनेशनल मूवमेंट को लीड करेंगी और यही बड़ा फैसला है इमरान खान साहब का। आपको याद होगा पिछला जब मैंने व्लॉग किया था कि जमायमा खान ने तबाही मचा दी, उससे ठीक 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था जमायमा खान इस सारे सिनेरियो को लीड कर रही हैं। अभी जो हाल ही में अलीमा खानम साहिबा के साहबजादों का जो जमानत पर रिहा होने वाला मामला हुआ है, वो सिर्फ वो इंटरनेशनल प्रेशर था जिसकी वजह से ये रिहा हुए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का अगला फैसला जो है वो अपनी मरकजी क़यादत से वो इतने ज़्यादा पुरुमीद नहीं है जितना वो बैनुल अक़वामी या ओवरसीज़ क़यादत से, प्लस अपनी एक्स फैमिली से और अपने दोनों बेटों से हैं। तो आने वाले चंद दिन में आप देखिएगा कि इंटरव्यूज़ की एक बहुतात होगी और इसका जो अटैकिंग पेस होगी मुझे लगता है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के शुरू में शुरू होगी। तो देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है। मैक्सिमम कमेंट्स करिएगा आपको एनालिसिस कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।